हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन करेंगे, परिचय। चैप्टर का नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर का हम इस जो वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, परिचय मतलब कुछ मुख्य बिंदुओं को जानेंगे। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन को देखने और समझने के बाद आपको इस चैप्टर को करना बहुत इजी हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यदि आप किसी कागज़ पर बिंदु लगाते हैं तो हम इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर से व्यक्त करते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी कागज़ पे जैसे ऐसे पेन से डॉट कर देते हैं ना, तो हम इसके अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, मतलब कि हम नाम रख देते हैं जैसे ABC, मतलब यही कहा गया कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से हम इसको व्यक्त करते हैं, मतलब कि हम नाम रख देते हैं उन बिंदुओं का। अब ये बिंदु है जैसे कभी कभी हम सुई के नोक से भी लगा देते हैं, हमारा जो वो प्रकार होता है उसकी नोक से भी हम लगा देते हैं, है ना। हम किसी भी चीज़ नोकेली चीज़ से हम ये बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे हम अभिव्यक्त करते हैं, ये अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, तो इसी को बिंदु कहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं रेखा के बारे में। ठीक है, रेखा किसे कहते हैं, लाइन। अब देखिए रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, एक रेखा को हम जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है बच्चों, रेखा की कोई निर्धारित लंबाई नहीं होती, इसकी कोई भी निर्धारित लंबाई नहीं होती। हमारे ऊपर हम जितनी मर्जी इसको बड़ी करें और जितनी मर्जी इसको छोटी करें। रेखा को दोनों दिशाओं से बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, एक रेखा है तो उसको हम दोनों दिशाओं से बढ़ा सकते हैं, है ना। इधर से भी बढ़ा सकते हैं, इधर से भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक रेखा। अब हम आ गए रेखाखंड में। तीसरा पॉइंट है रेखाखंड। अब रेखाखंड देखिए, रेखाखंड के बारे में, रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। देखिए, जो एक रेखाखंड जो होता है ना, उसके 2 अंत बिंदु होते हैं और रेखाखंड को हम माप कर ही बनाते हैं। जैसे हमें बोल दिया जाता है कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाओ, 6 सेंटीमीटर बनाओ, 2 सेंटीमीटर बनाओ, तो हम इसको नाप कर ही बनाते हैं। ठीक है, और इसका अंत बिंदु होता है, इसका दोनों ही तरफ अंत बिंदु होता है, मतलब कि इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, इसे हम बढ़ा नहीं सकते हैं। एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड की लंबाई निर्धारित, इसकी लंबाई क्या है, निर्धारित होती है, क्योंकि हम माप से बनाते हैं। रेखाखंड को माप के बनाया जाता है, मतलब माप के बनाया जाता है, नाप से बनाया जाता है। ठीक है, हमें 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर स्केल से हम नाप कर बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेखाखंड, जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। और रेखा किसे कहते हैं, जिसके अंत बिंदु नहीं होते हैं, जिनको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये था हमारा रेखाखंड। अब हम समझते हैं किरण, रे के बारे में। ठीक है, तो देखिए रे के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारी आगे किरणें। तो देखिए किरण का एक अंत बिंदु होता है। जो किरणें होती हैं बच्चों, किरण का एक अंत बिंदु होता है। किरण को एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। किरण की लंबाई निर्धारित होती है। अब ये देखिए आप, जैसे ये किरण जा रही है ना, ये एक किरण जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई है ना, यहाँ से शुरू हुई है, तो ये इसका अंत बिंदु है। ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुई है किरण, तो इसका ये अंत बिंदु हो गया। अब ये जितनी मर्जी उतनी दूर तक ये जा सकता है। ठीक है, एक निर्धारित दूरी तक। अब किरण को एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है, मतलब कहने का मतलब है कि किरण जो होती है, किरणें जो निकलती हैं वो एक ही दिशा में निकलती हैं, दोनों 2 तरफ से नहीं निकलेंगी कि इधर से भी निकल जाए, इधर से भी निकल जाए, ये एक ही दिशा में निकलेंगी, एक ही दिशा में ये जाएगी। किरण की लंबाई निर्धारित होती है, मतलब कि एक लिमिटेड दूरी तक ही किरणों की रोशनी पड़ती है। जैसे कि बच्चों मान लीजिए, यहाँ पे हमारे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है हमारी बुक में, जैसे ये टॉर्च है। देखिए, अब टॉर्च की जो ये किरणें हैं, ये एक ही दिशा में तो जा रही हैं, ये एक ही दिशा में जा रही हैं,
इधर तो नहीं जा रही। तो ये जो हो गया वो इसका अंत बिंदु हो गया। ये क्या हो गया, ये किरणों का अंत बिंदु हो गया। अब ये इसकी किरणें जो हैं ये जहाँ तक भी जा सकती है वहाँ तक जाएगी, बहुत दूर तक तो नहीं जाएंगी, कहीं तो होगा इसका एंड पॉइंट जहाँ तक इसकी रोशनी जाएगी। तो यही कहा, इसीलिए कहा गया है कि किरणों की लंबाई निर्धारित नहीं होती है, मतलब किरणों की लंबाई निर्धारित नहीं होती है, मतलब कोई इसकी फिक्स नहीं है कि कहाँ तक इसकी जो है इसकी रोशनी जाएगी किरणों की। ऐसे सूर्य की किरणें होती हैं, ऐसे ही सूर्य की किरणें होती हैं, है ना। इससे कोई किरणों की निर्धारित लंबाई नहीं होती कि इतनी ही दूरी तक इसकी किरणें की रोशनी जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स हो गए हमारे। कि किरण का एक अंत बिंदु होता है, मतलब कि यहाँ, मतलब जैसे ये यहाँ इसे तो शुरू हो रही है, इधर तो नहीं जा रही इसकी रोशनी, इधर ही जा रही है। किरण को एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है और किरणों की लंबाई निर्धारित नहीं होती। ठीक है, मतलब कि इसको हम जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी उतना इसकी हम लंबाई को बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारा, इसके बाद का जो हमारा है यह है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि बच्चों मान लीजिए, जैसे हमने ये एक्स बनाते हैं ना, हम लोग अल्फ़ाबेट में एक्स बनाते हैं, तो ये दो रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटती हैं ना, उसी को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जहाँ पर ये एक पॉइंट पे एक दोनों काटते हैं एक दूसरे को, इसी को ही प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये किरण इधर से जा रही है, ये किरण इधर से जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसका उभयनिष्ठ बिंदु हो गया ना, मतलब दोनों का ही उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, तो इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। और भी इसके एग्जाम्पल आपके बुक्स में दिए गए हैं बच्चों, जैसे कि आप देखिए प्रतिच्छेदी रेखा, जैसे कि देखिए अपनी बुक में आप, है ना, ये देखिए, ये हमारा जैसे अंग्रेजी का वर्णमाला का अक्षर एक्स है ना, इसका ये उभयनिष्ठ बिंदु है जहाँ एक दूसरे को काट रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा चौराहा, जब सड़कें जाती है ना, इधर से भी सड़क जा रही है, इधर से भी जा रही है, इधर से भी, इधर से, जैसे सड़कों का जो चौराहा जहाँ सारी सड़कें आके मिल जाती हैं, तो ये भी प्रतिच्छेदी हो गया। यहाँ पर भी प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, है ना। ये क्रॉस पॉइंट है, इधर से इधर जाने के लिए, इधर से इधर जाने के लिए ये क्रॉस पॉइंट है, जिसको हम चौराहा कहते हैं हिंदी में। तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। प्रतिच्छेदी सड़क, मतलब सड़क भी बोल सकते हो, परस्पर काटती हुई सड़कें, मतलब वही चौराहा जो होता है ना, वो वहाँ पे सारी सड़कें आके मिल जाती हैं। ठीक है, अब जैसे ये मान लीजिए आपकी अभ्यास पुस्तिका के दो संलग्न किनारे, जैसे ये हमारी अभ्यास पुस्तिका होती है, इसके जो ये किनारे हैं, अगर इस किनारे को इधर ये बढ़ा दिया जाए, इसको इधर बढ़ा दिया जाए, तो इसका क्रॉस पॉइंट हो जाएगा, इसका क्रॉस पॉइंट हो जाएगा ना, तो ये हमारी हो गई प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो इसके आगे अब हम बढ़ते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, अब इसके आगे वाला हम पॉइंट करते हैं समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, समांतर रेखा किसे कहते हैं, दो रेखाएं जो आगे जाके मिलती नहीं हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं समांतर रेखा। ठीक है, अब समांतर रेखा की परिभाषा है, देखिए, ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती वह समांतर रेखाएं होती हैं। अब आपके इस बुक में एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, स्केल के सम्मुख किनारे। अभी जैसे ये स्केल है, ये इसके दो जो किनारे हैं, क्या ये आगे जाके मिलेंगे एक दूसरे से? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। रेल की पटरियाँ हो गई, ये भी सीधी जाती है, ये साइड सीधा जाएगा, ये साइड सीधा जाएगा, ये आगे जाके कहीं पर भी क्रॉस पॉइंट नहीं होगा, मतलब ऐसे क्रॉस नहीं होगा इनका, है ना। ये खिड़की की सलाखें हो गई, इसका भी कोई, हमारा वक्र है, ये भी हमारा वक्र है, चारों तरफ से कर्व बने हुए हैं ना इसमें, और ये बंद वक्र है, ये क्या है, हमारा बंद वक्र है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। ठीक है, अब इस
वक्र, ये देखिए जो भी इस लाइन के ऊपर जो भी बिंदु होगा ना, हमारा लाइन के ऊपर जो भी बिंदु है, जैसे बिंदु बी है, तो ये इसको हम बोलेंगे परिसीमा। इसको क्या बोलेंगे? परिसीमा। और जो अंदर है, जो अंदर बिंदु होगा उसे हम बोलेंगे वक्र का अभ्यंतर। अभ्यंतर अंदर का भाग, ठीक है, अभ्यंतर अंदर वाले बिंदु को बोलेंगे। और परिसीमा ये बी हो गया जो लाइन के ऊपर आया है, ठीक है, इसको बोलेंगे परिसीमा। अब बहिर्भाग हम किसे बोलेंगे? बहिर्भाग हम बोलेंगे ये सी बिंदु को, जो बाहर है, जो इस वक्र से बाहर है, उसे हम क्या बोलेंगे? बहिर्भाग, ठीक है। परिसीमा इसको बोलेंगे बिंदु बी को जो लाइनों पर है, अभ्यंतर बोलेंगे जो अंदर है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा वक्र। अब हम करेंगे बहुभुज, ठीक है। अब हम बहुभुज करेंगे। अब देखिए बहुभुज यह केवल रेखाखंडों से ही बनी है, ठीक है। जो बहुभुज होता है वो किससे बनता है? वो रेखाखंडों से ही मिलके बनता है, ठीक है। इसमें कर्व नहीं होता है बहुभुज में। बहुभुज जो होगा वो केवल रेखाखंडों से ही बनी होती है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे कुछ बहुभुज दिए हुए हैं, देखिए, ठीक है, ये हमारे कुछ बहुभुज हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो ये हमारे बहुभुज हैं, और बहुभुज में इसमें कई भुजाएं हो सकती हैं, ठीक है। एक भुजा को बनाने वाला रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती हैं। जो बहुभुज होता है उसमें मतलब कई भुजाएं हो सकती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 भुजाएं हो सकती हैं, ठीक है। और जो 4 भुजाएं होती हैं हम चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो बहुभुज है, जैसे बहुभुज की जो भुजाएं हम किसको बोलेंगे? बहुभुज की भुजाएं हम इनको बोलेंगे, जैसे कि हो गया यहाँ पे DE हो गया, EA हो गया, AB हो गया और BC हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा नहीं थी इसकी भुजाएं, तो AB हम इसकी भुजा है क्योंकि ये रेखाखंड है। जो बहुभुज होगा वो रेखाखंड से ही मिलके बनेगा, ये बस याद रखना आपको, ठीक है। और जैसे BC हो गया, CD हो गया, DE हो गया, EA हो गया, ये इसकी भुजाएं हैं, है ना, ये इसकी भुजाएं हैं। और जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से E से स्टार्ट हो रहा है और D तक ख़त्म हो रहा है, तो ये दोनों इसके क्या है? इसके शीर्ष हैं, है ना। इस लाइन ये जो भुजा है इसके ये शीर्ष हैं। इस बिंदु को ही हम शीर्ष कहते हैं। और यहीं पर ही हमारा कोण भी बनता है ना, यहीं पर ही हमारा कोण भी बनता है। ये दो भुजाएं जहाँ मिलती हैं उस बिंदु को हम बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। जो ये दो भुजा है ना, ये जहाँ पर भी मिल रही हैं इसी को हम बहुभुज का शीर्ष कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए कितने शीर्ष हैं? A है शीर्ष, B है, C है, D है और E है। इसमें इतने शीर्ष हैं, ओके। अब ये देखिए कोई भी दो, अब हम उभयनिष्ठ के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो बहुभुज की आसन भुजाएं कहलाती हैं। अब ये देखिए बच्चों, हाँ, जैसे कि इसमें आसन भुजाएं किसको बोलेंगे आप? यहाँ पे ये है ना, कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, ठीक है, तो वह बहुभुज का आसन भुजा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ये आपको पता है आसन भुजा किसे कहते हैं? पता है आपको? एक ही रेखा पर बनने वाले सरल कोण को। जैसे अब ये एक रेखा हो गई, ठीक है, ये एक रेखा हो गई, इसकी ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, ठीक है, यहाँ ये भुजा है और यहाँ से ये जा रही है, तो ये दोनों शीर्ष हो गए बहुभुज के। जहाँ दो भुजाएं मिलती है उसी को शीर्ष बिंदु कहते हैं, है ना, उसी को हम शीर्ष कहते हैं। तो ये इस भुजा का भी बिंदु है और ये इस भुजा का भी बिंदु है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया ना, क्योंकि इसका भी शीर्ष बिंदु ये है और इसका भी शीर्ष बिंदु ये है,
ठीक है। तो ये जो बिंदु है ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया, है ना। इस लाइन का तो ये अंत बिंदु हो गया ना, यही हमारी खत्म हो जाए, फिर यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है भुजा। तो यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा ना एक ही रेखा पे, ये देखो ये आसन जो भुजा है एक ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो एक ही रेखा पर बनने वाले कोण को, एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोणों को हम क्या कहते हैं, आसन भुजा कहते हैं, है ना, आसन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हम करेंगे इसके बाद आसन भुजा देख लिया आपने। अब इसके बाद हम करेंगे विकर्ण। अब इसमें देखिए विकर्ण इसमें कौन से हैं, ये लिखा है बहुभुज की एक ही भुजा के अंत में आसन शीर्ष कहलाता है। भुजा की एक ही भुजा के अंत बिंदु, मतलब ये एक ही भुजा का अंत बिंदु होगा, यही क्या कहलाता है, आसन शीर्ष कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब विकर्ण के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, विकर्ण के बारे में अब हम जानेंगे। तो विकर्ण देखिए उन शीर्षों को लीजिए जो आसन नहीं है, ऐसे शीर्षों को मिलाने से बने रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण कहलाते हैं। बच्चों देखो ये जैसे हम ऐसे शीर्ष को मिला रहे हैं जो अपोजिट है, देखो यहाँ से यहाँ मिला रहे हैं, यहाँ से यहाँ मिला रहे हैं, यहाँ से यहाँ मिला रहे हैं, तो ये क्या है, इससे इस जो ये हमारा बहुभुज है इसके क्या है, ये विकर्ण है। ए डी हो गया, बी डी हो गया, ई ए हो गया, ए सी हो गया, तो ये हमारे क्या है, विकर्ण है ना। अब हम जानेंगे कोण के बारे में बच्चों। अब हम पढ़ेंगे कोण कि कोण किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एक ही शीर्ष से जब दो भुजाएं निकलती है ना, एक ही शीर्ष बिंदु से, जैसे ये हमारा एक बिंदु हो गया, एक वर्टेक्स हो गया, ये हमारा है ना, एक वर्टेक्स हो गया, तो यहाँ से ये भी भुजा निकल रही है और यहाँ से ये भी भुजा निकल रही है, तो इसी को ही हम कोण कहते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, हम एंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे अब आप इसको किरण भी बोल सकते हो, यहाँ से इस बिंदु से, जैसे इस वर्टेक्स से एक किरण निकल रही है, एक इधर किरण निकल रही है और एक इधर किरण निकल रही है ना, तो इसी को ही आप क्या कहते हो, कोण कहते हो। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। ये दोनों इसकी भुजाएं हो गई और ये हमारा कोण हो गया। अब कोण ये बात याद रखनी है आपको, कोण हमेशा बीच वाला ही होता है। जैसे हम ऐसे बना देते हैं, इसी को हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। अब इसमें पी क्यू ओ लिखा हुआ है, ठीक है, पी ओ क्यू लिखा हुआ है इसमें, तो हमारा कौन सा कोण होगा, ये हमारा ओ कोण होगा, क्योंकि जो भी कोण होता है ना उसे हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कोण पी ओ क्यू, तो जो कोण होगा उसे वो हमेशा बीच में लिखा जाता है, तो मैंने इसलिए ओ को बीच में लिखा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप कि जैसे एक वर्टेक्स से हम दो कोण भी बना सकते हैं, हम दो कोण भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए अब इसमें इस पिक्चर में देखिए दो कोण बन रहे हैं, एक बन रहा है हमारा ए पी बी और दूसरा बन रहा है पी बी पी सी, मतलब एक इधर से इधर बन रहा है और एक इधर से इधर बन रहा है ना, और हमारा क्या है, एक ही है, एक बिंदु से हमने दो कोण बना लिए। ठीक है, ए पी बी और बी पी सी, तो ये हमारे एक बिंदु से कितने कोण बन गए, दो बन गए। इसी तरह हम इसमें और किरणें खींच देंगे तो और भी कोण हमारे बन जाएंगे। ठीक है, एक बिंदु से आप कितने कोण बना सकते हो। तो बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे एक कोण के जो बाहर है तो हम उसको बहिर्भाग कहते हैं, बहिर्भाग में स्थित बिंदु, और जो अंदर है उसको हम कहेंगे अभ्यंतर बिंदु, और जो बहिर्भाग इस मतलब लाइन के ऊपर है उनको हम परिसीमा बिंदु कहेंगे, परिसीमा बोलेंगे। ठीक है, मतलब जो इसी लाइनों पर स्थित है उसे ये रहा ना ई ओ एफ पर स्थित है, मतलब जो लाइनों पर ही स्थित हो। ठीक है बिंदु, तो इसको हम परिसीमा बोलते हैं। वैसे तो हमने आगे भी इधर भी पढ़ा था।
चलो अब हम करते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज बच्चों बनता है रेखाखंडों से, ठीक है, और इसमें 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज हमारा कैसे बनता है? ये हमारा बनता है 3 भुजाओं। इस सबसे कम भुजा जो होती है ना वो त्रिभुज में ही होती है। जो सबसे कम भुजा होती है वो त्रिभुज में ही होती है। त्रिभुज एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज है, इसको बहुभुज बोल सकते हैं। वास्तव में यह सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। जो ये त्रिभुज होता है ना, इसी में सबसे कम भुजाएं होती हैं, ठीक है, और ये हमेशा रेखाखंडों से मिलके बनता है। अब देखिए इसमें हमारी 3 भुजाएं कौन सी हैं? AB है, BC है और AC है। और हम इसमें कोण भी बना सकते हैं। जैसे कि हम हमारे इसमें कितने कोण है? 1 2 3 कोण है। तो अगर हम मान लो ये हमारा कोण A हो गया, कोण B होगा, कोण C होगा, लेकिन जो हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे कोण CAB, CAB। अब इसे A को हमें लिखना है तो A को हम बीच में लाएंगे, ठीक है। ये हम जो भी हमारा कोण था उससे हमको बीच में लाना होता है। इसी तरह अगर हमें B कोण लिखना है तो हम लिखेंगे ABC। इसी तरह अगर हमें C को कोण बनाना है तो हम लिखेंगे BCA, ठीक है। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज। अब हम करेंगे चतुर्भुज। अब बच्चों ये देखिए, हम चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए चतुर्भुज की जो है परिभाषा, 4 भुजाओं वाला बहुभुज, 4 भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज कहलाता है। तो चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों? इसकी 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। चतुर्भुज में क्या होता है? इसकी 4 भुजाएं होती हैं। अब आसन भुजा। अब आसन भुजा के बारे में हम जानेंगे। आसन भुजा का मतलब होता है कि जो सामने वाला है ना। आसन भुजा क्या लिखते हैं? यहाँ लिखा किसी चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AB और BC आसन भुजाएं। देखिए AB और BC ये क्या है? आसन भुजाएं हैं। क्या आप भुजाओं के अन्य युग्म भी लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हैं। जैसे ये बना है युग्म, वैसे और भी युग्म बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम समांतर इसमें चतुर्भुज में हम सम्मुख भुजाएं के बारे में जानेंगे। अब सम्मुख भुजा कौन सी होती है? सामने वाली होती है। तो AB की सम्मुख भुजा कौन सी है? DC है। AB की सम्मुख भुजा कौन सी है? DC है ना। अब सम्मुख कोण के बारे में जानेंगे। तो सम्मुख कोण कौन सा होता है? सामने वाला, है ना। A के सामने C और D के सामने B, ठीक है। तो ये हमारा सम्मुख कोण हो गया। तो अब हम जानेंगे वृत्त के बारे में बच्चों। ये हमारा वृत्त आ गया। अब वृत्त के बारे में देखिए, हम वृत्त किसको कहते हैं? हम सर्कल, जो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं उसी को ही हम वृत्त कहते हैं, ठीक है। जो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं ना बच्चों, उसी को ही हम कहते हैं वृत्त। अब जो ये बिंदु होता है ना बीच में, इसको हम कहते हैं केंद्र बिंदु, ठीक है। वृत्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। जो हम वृत्त में जो हमारा ये बिंदु होता है इसी को हम केंद्र बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे त्रिज्या के बारे में। तो इस बिंदु से जो इस सर्कल को टच करती है ना लाइन, इसी को हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसी को हम त्रिज्या कहते हैं। बिंदु से लेकर और इस सर्कल की आउटलाइन तक जो टच करती है लाइन, उसको हम त्रिज्या कहते हैं। अब ये त्रिज्या, इसमें हम कई सारी खींच सकते हैं। इधर भी, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, कई सारी हम त्रिज्या इसमें बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसी लाइन को हम यहाँ से, इस लाइन को हम केंद्र बिंदु से टच करते हुए तक यहाँ ले आए, यहाँ तक ले आऊँ मैं इसको। तो इसी को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, या आप जीवा भी बोल सकते हो, ठीक है। इसी को हम व्यास कहते हैं और जीवा भी बोल सकते हैं। जीवा का मतलब ये होता है कि मतलब दोनों जो इसके 2 बिंदु होते हैं जो टच करते हैं इस सर्कल के दोनों किनारों को, ठीक है। अब ये जीवा हम यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं। बस सर्कल के दोनों किनारों को टच करना चाहिए। जो रेखा सर्कल के दोनों किनारों को टच करेगी, मतलब दोनों तरफ से टच कर ले लाइन को, सर्कल की लाइन को, वो हमारी जीवा हो जाती है। त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा, ये इसकी जीवा है, ये भी इसकी जीवा है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। तो ये हमने जाना त्रिज्या, व्यास और जीवा। जीवा और व्यास एक ही है।
अब हम और बच्चों चाप कैसे किसे कहते हैं, हम चाप के भी बारे में जान लेते हैं। जैसे इस केंद्र बिंदु से जो हम आर्क लगाते हैं ना, इस केंद्र बिंदु पर हमने प्रकार रख के जो आर्क लगाई उसी को हम चाप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिज्य खंड। हम त्रिज्य खंड किसे बोलते हैं, जैसे वृत्त पर वृत्त के केंद्र बिंदु पर जो भी हमने चाप लगाया और फिर उसको इस केंद्र बिंदु से मिला दिया ऐसे करके, तो यही हमारा त्रिज्य खंड कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो बस ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारा ये वृत्त हो गया, अब तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता आपको। तो ठीक है।